बच्चों, इससे पूर्व के कक्षा में मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों के सामान्य परिचय से अवगत करा के गया था। नीति निर्देशक तत्वों के नेचर से संबंधित, नीति निर्देशक तत्वों की क्या प्रकृति थी और नीति निर्देशक तत्वों के क्या उद्देश्य थे, इन सभी विषयों पर हमने पूर्व में चर्चाएं की थी। बच्चों, आज हम जो चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की, इनको हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके, कॉल करके मुझे ऐसा बताते हैं कि सर अनुच्छेद करने में हमें काफ़ी, अनुच्छेद याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के अनुच्छेद यूं ही याद करवा दूंगा। मैं आपको एक ट्रिक ऐसी देकर के जाऊंगा, लास्ट के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। लेकिन उस ट्रिक को जानने से पहले आप इनको एक बार विस्तार से, इनको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ ले, क्योंकि एक बार आप व्याख्यात्मक रूप से पढ़ लेंगे तो फिर आपसे ट्रिक से वो सारी बात याद रह जाएगी। ट्रिक जब भी सफल होती है तब आपको कुछ याद हो, आपको कुछ याद ही नहीं हो तो कितनी ट्रिक हो, कोई काम नहीं आती है। तो हम बातचीत करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 36 से 51। सबसे पहले तो आप वापस से ध्यान रखेंगे कि भाग 4 में हम अनुच्छेद 36 से 51 को आज प्रारंभ करने वाले हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की हम बातचीत करें तो आप लोगों को मैं पुनः बता देता हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको क्या कहा है बच्चों, एक अनोखी व्यवस्था कहा है। नीति निर्देशक तत्वों को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, एक अनोखी व्यवस्था कहा है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे इन्होंने ये भी कहा था कि जो राज्य इन्हें लागू नहीं करेगा आगामी चुनावों में उसका पतन सुनिश्चित है। ऐसा भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कहा था। साथ ही इन्हें एक अनोखी व्यवस्था बताया था। संविधान सभा के सदस्य KT शाह के विषय में भी अगर हम बातचीत कर लेते हैं, और KT शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कहा था कि हमें एक ऐसा चेक दे दिया गया है जिसका भुगतान किसकी इच्छा पर निर्भर करता है बच्चों, बैंक की इच्छा पर। आप लोग ध्यान रखेंगे उक्त कथन किसने कहा था, भुगतान किसके ऊपर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उक्त कथन किसने और किसके विषय में कहा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे KT शाह, उन्होंने कहा है नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कि हमें एक ऐसा चेक दे दिया गया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। बच्चों, आप इसे ऐसा समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य पर निर्भर करता है। तो यही बात यहीं पर है कि हमें ऐसा चेक दे दिया गया, अब बैंक चाहे तो हमें भुगतान करे और नहीं चाहे तो नहीं करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। राज्य चाहे तो इन्हें लागू करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा किसने कहा है, KT शाह ने। तो आइए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, अगर आप मन लगा करके अच्छे से अगर इनको पढ़ लेंगे एक बार तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 की, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों को, कई सारे बच्चों को पता होगा कि राज्य की परिभाषा, यहाँ पर राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन बच्चों, आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद में आपको लोगों को उत्तर दे दे हो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 143। तो आप लोग क्या बताएंगे? इससे पूर्व ये प्रश्न मैंने क्यों बताया है आपको, क्योंकि इससे पूर्व अनुच्छेद 12 में भी आप लोग पढ़ करके आए हैं। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 12 में भी आप लोग पढ़ करके आए हैं कि राज्य की परिभाषाएं मैंने आपको बहुत बढ़िया जो बताया था। लेकिन अब प्रश्न को इसने इस प्रकार पूछ लिया, अभी अभी सर बता रहे हैं कि 36 में भी राज्य की परिभाषा है, और आपके परीक्षा में प्रश्न आ गया कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है, तो आप दिमाग लगाएंगे कि 12 में भी पढ़ाया सर ने और 36 में भी पढ़ाया। अगर बच्चों इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और दोनों ही 12 और 36 अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आप क्या आंसर सही करेंगे? अनुच्छेद 12 सही करेंगे। अनुच्छेद 36
कब सही करेंगे? जब आपको ये दोनों इस प्रकार दे दे जाए कि कहाँ पर राज्य की परिभाषा है और 12 और 36 दोनों एक साथ दे दिए जाए, तो फिर आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 36 होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये लिख रखा है कि अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा में लिख रखा है वो इस ऐसा लिख रखा है बच्चों कि यहाँ पर भाग 3 के अनुच्छेद 12 वाली परिभाषा ही है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है बच्चों, उसी परिभाषा का उल्लेख यहाँ पर कर रखा है। कोई अलग से सेपरेट नहीं दे रखी है, केवल ऐसा लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 12 की परिभाषा इसी में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है और इसमें वही परिभाषा है बच्चों जो अनुच्छेद 12 में दे रखी है। इसलिए अगर आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए, 12 और 36 अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हमारा उत्तर 12 ही होगा, 36 नहीं होगा। और दोनों को एक साथ दे दिया जाए तो फिर दोनों हमारे उत्तर होंगे। आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के नेक्स्ट अनुच्छेद की। ये सारे अनुच्छेद में आप लोगों को ट्रिक से याद करवा दूंगा। काफी सारे बच्चे जो पहले पूर्व में पढ़ चुके उन्हें याद भी है कि सर अभी 1 मिनट में करवा देंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 क्या कहता है, जरा इस बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्टिकल 37 से पूर्व हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये वाद योग्य नहीं है। और इस बात का उल्लेख कहाँ पर कर रखा है? मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया है पहले वाले वीडियो में कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब इनका हनन होने पर हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बात लिखी हुई कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 37 इसी का उल्लेख करता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, इस बात का उल्लेख कहाँ पर कर रखा है? तो इस बात का उल्लेख कहाँ पर कर रखा है? आर्टिकल 37 के अंदर। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्य नीति निर्धारण के समय, जब राज्य नीति का निर्माण करे, नीति का निर्धारण करे, तो नीति निर्माण के समय इनको ध्यान रखेगा। हमारी जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, हमारी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य नीति निर्माण के समय इनका भी ध्यान रखेगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका ध्यान रखेगा। तो अनुच्छेद 37 में 2 बातों का उल्लेख है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो ये वाद योग्य नहीं है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे नीति निर्माण के समय इनका राज्य ध्यान रखेगा। इस बात का उल्लेख कहाँ पर है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 में। लेकिन बच्चों आप कंपटीशन की गाइड्स पढ़ते हो तो वहां पर फिर इसको बना करके इसका एक सेपरेट निश्चित अर्थ दे देंगे कि इन्हें मूलभूत माना गया है। ध्यान रखेंगे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इन्हें मूलभूत माना गया है तथा विधि द्वारा लागू करना राज्य का दायित्व होगा। ये इस बात का उल्लेख जो कर रखा है, ऐसा भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है लागू करना राज्य का दायित्व होगा। लेकिन ऐसा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये इनका अर्थ होता है। ये इनका क्या होता है बच्चों? अर्थ होता है, मूलभूत माना गया है। साथ में ध्यान रखेंगे कि इन्हें लागू करना किनका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा। लेकिन आप सही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है 37 में, वह ये है कि ये वाद योग्य नहीं है। इस बात का उल्लेख 37 में है। साथ में ये नीति निर्माण के समय बच्चों इनका ध्यान रखा जाएगा। कोई भी राज्य सरकार या राज्य या हमारे देश की सरकार अगर नीति का निर्माण करती है, नीतियों का निर्धारण करती है, उस समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखा जाएगा। और इसको वर्तमान में हमारी कंपटीशन की किताबों में क्या लिख करके दे दिया कि इन्हें मूलभूत माना गया है और विधि द्वारा लागू करना राज्य का दायित्व होगा। ऐसा लिखा हुआ है बच्चों भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 में। अब हम जरा बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के 38। आर्टिकल 38 आप लोगों से क्या कहता है? आप लोगों से अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि वास्तविक रूप से नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट होते हैं, बहुत बढ़िया जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। काफी सारी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 38 से ही वास्तविक रूप से, किस रूप से? वास्तविक रूप से नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत होती है। वास्तविक रूप से नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत होती है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे।
अगर नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत वास्तविक रूप से नीति निर्देशक तत्वों की क्या होती है बच्चों, शुरुआत होती है, और वह कहाँ से होती है, अनुच्छेद 38 से होती है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब जरा हम देख लेते हैं अनुच्छेद 38 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 38 में ऐसा लिखा हुआ है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु। और लोक कल्याण तो हमारा मुख्य उद्देश्य ही है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए राज्य क्या क्या करेगा, राज्य सामाजिक, लोक कल्याण की अभिवृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक, इन शब्दों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए काफ़ी सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। सिविल सर्विस के अलावा हमारी जो प्रशासनिक सेवाएं राजस्थान की सबसे बड़ी आरएस, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर कर रखा है। तो बच्चों एस सामाजिक से ये से आप ध्यान रख लेंगे, ये से आप ध्यान रख लेंगे ये, और राजनीतिक से आप ध्यान रख लेंगे आर, और इसको हम बोल सकते हैं एक साथ SAR न्याय। और SAR न्याय का जो उल्लेख कर रखा है प्रस्तावना में भी मैंने आपको बताया है कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 38 में भी ऐसा लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये था बच्चों भारतीय संविधान का आर्टिकल 38। यहाँ से आप इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 38 से ही वास्तविक रूप से नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत होती है। काफी बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि वास्तविक रूप से नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत कहां से होती है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 से। और यहां लिखा क्या हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए क्या करेगा, एवं लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एवं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है, अनुच्छेद 38 में। साथ में बच्चों आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में भी कर रखा है और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में भी कर रखा है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम बच्चों बातचीत करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की 39। जरा इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। मैं आपको एक एक अनुच्छेद बताऊंगा, कुछ नया भी जोड़ा तो उसके विषय में भी हम बातचीत करेंगे। आप लगातार बराबर बने रहेंगे, बढ़िया मन लगा करके, दिल लगा करके, केवल पढ़ने के लिए, आनंद लेने के लिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 क्या कहता है, सबसे पहले तो आप इसे अपने माइंड में फटाफट से इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। काफी बार पूछा गया प्रश्न है आर्टिकल 39 का, ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 39 को कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, तुरंत मेरे साथ अभी याद कर लेंगे। यहां से अगर प्रश्न आता है तो गलती होता है। आर्टिकल 39 में पहला उल्लेख तो ये कर रखा है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को, आप लोग ध्यान रखेंगे, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इस बात का उल्लेख कहां पर लिखा गया है, दिया जाएगा। इस बात का जो उल्लेख कर रखा है बच्चों, वह कर रखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में। जरा बच्चों मैं आपको बता दूं, आप कुछ पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ पटवार की कर रहे होंगे, कुछ रिट की कर रहे होंगे। कई सारे हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी भी हमारे साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों की जॉब लगेगी, जैसे आपको नौकरी मिलेगी, तो आपको बराबर वेतन नहीं दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, आपको प्रोविजन में वेतन पूरा नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे आप। आपके जो आगे 8-10 साल पहले लगे उनको 60-70 हज़ार 50 हज़ार जो भी उनका पे होगा उसके हिसाब से उन्हें, वेतन के हिसाब से उन्हें मिल जाएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। 2 वर्ष तक आप काम ये की कर रहे हैं लेकिन वेतन बराबर नहीं है। जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 की पहली बात, इसमें बहुत सारे आधारों का उल्लेख कर रखा है। मैं मुख्य आधार आप लोगों को बताऊंगा। तो अनुच्छेद 39 का आधार ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन बच्चों आपको नहीं दिया जा रहा है। और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे।
क्योंकि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 में हम ऐसा पढ़ करके आए तो हम इनका वाद नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर दूसरा जो आधार है वो है कि सार्वजनिक धन का, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा आधार क्या है बच्चों, सार्वजनिक धन का सार्वजनिक हित में ही प्रयोग किया जाएगा। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछ ले गए ये, सार्वजनिक धन का सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सार्वजनिक धन का सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाएगा। हम इसके तीसरे आधार की अगर हम बातचीत करते हैं तो तीसरे आधार में बच्चों आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि धन का समान वितरण, धन का क्या कर दिया जाएगा बच्चों, समान वितरण रहेगा, मतलब केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। धन का क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों के लिए उचित वातावरण भी प्रदान करेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 39 की मुख्य बातें आप लोग ध्यान रख लेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इसी में उल्लेखित है। सार्वजनिक धन का सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाएगा, इसी में उल्लेखित है। और धन का समान वितरण दिया जाएगा, इसी में उल्लेखित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 39 के बाद हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 39 के की, और इसे भी फटाफट से इंपोर्टेंट आप लोगों को अभी सीखना है, क्योंकि मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं जो मैं 39 के आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं शायद इसके बारे में आप पूर्व में नहीं जानते होंगे, पूर्व में आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप में से काफ़ी सारे बच्चे पूर्व में हमारे पास पढ़े हैं कक्षाओं में, डायरेक्ट लाइव क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त काफ़ी सारे बच्चे देखेंगे कई सारी जगह, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ कहाँ पर देखा जाएगा, तो उन सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसके विषय में नहीं जानते होंगे। अनुच्छेद 39A के बारे में मैं बहुत सारी बातें अभी आप लोगों को बता रहा हूँ और निश्चित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क न्याय, ध्यान रखेंगे आप, निःशुल्क न्याय, निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता का उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता का उल्लेख है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे फ्री न्याय एवं विधिक सहायता का जो उल्लेख कर रखा है आर्टिकल 39A में कर रखा है। सबसे पहले आप इसका मुख्य आधार ध्यान रखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो वार्षिक आय है, ये वार्षिक आय कितने रुपए से कम होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की वार्षिक आय बच्चों 1 लाख से कम होना चाहिए। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों को जो राज्य क्या करेगा, निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए वर्तमान में सरकारी वकीलों का भी हमारे यहाँ पर प्रावधान है और सरकारी वकील भी जो सरकार ने हम लोगों को दे रखे हैं। तो निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता किन लोगों को उपलब्ध होगी, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया बच्चों, 1995 ईस्वी में ये सारी बातें कौन लेकर के आया, बहुत बढ़िया हम बातचीत कर रहे हैं। 1995 ईस्वी में नलसा की स्थापना की, NLSA, नलसा की क्या की इन्होंने बच्चों, स्थापना की, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नलसा की इन्होंने क्या की, स्थापना की। और देखो नलसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो नलसा है ये केंद्र में राष्ट्र में होगा बच्चों। ये निःशुल्क न्याय हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे संघ के अंदर हमें जो निःशुल्क न्याय, भारत में हमें जो संघ सरकार में हमें जो निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाएगा वह कौन करवाएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा। और 1995 में नलसा की स्थापना की गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य में कौन कराएगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सलसा। और ध्यान रखेंगे जिले में कौन करवाएगा, डलसा, DLSA, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। की स्थापना कब की, 1995 में। नलसा के जो संरक्षक हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, नलसा के संरक्षक कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया,
भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया इसके संरक्षक हुआ करते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया प्रश्न तो यहाँ से पूछा जाता है कि नलसा के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये तो है संरक्षक, लेकिन इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ से काफी बार अच्छी परीक्षाओं में प्रश्न आ रखा है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं बच्चों वो कौन है? तो सेकंड सीनियर जज आप लोग ध्यान रखेंगे, दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे ठीक दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश ही इसके क्या होते हैं? नलसा के अध्यक्ष होते हैं। बच्चों आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया जानकारी है। अनुच्छेद 39A में क्या उल्लेखित है? निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता का प्रावधान है। और किन लोगों के लिए? 1 लाख रुपए से जिनकी वार्षिक आय कम हो उन लोगों के लिए। और ध्यान रखेंगे ऐसे लोगों को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए 1995 में हमने नलसा की स्थापना की। नलसा जो संपूर्ण राष्ट्र में पूरे नेशनल में चलती है, स्टेट में हो जाएगी सलसा और बच्चों डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी डलसा, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। नलसा के जो संरक्षक है वो चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया हुआ करते हैं और जिसके जो अध्यक्ष हैं वह हमारे मुख्य न्यायाधीश से ठीक दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो ये थी बच्चों बात अनुच्छेद 39A की। अब हम जरा देख लेते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है, जरा इस बारे में भी हम देख लेते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको पता ही है, अभी फटाफट से याद करवा दूंगा, लेकिन आप इनको एक बार व्याख्यात्मक रूप से देख लेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ऐसा कहता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन, ध्यान रखेंगे आप, ग्राम पंचायतों के संगठन, ये गांधीयन फिलोसफी से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के संगठन एवं विकास हेतु राज्य उन्हें क्या करेगा बच्चों? अधिकार उपलब्ध करवाएगा। बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है, अधिकार उपलब्ध करवाएगा। काफी बार पूछा जाता है प्रश्न, उपलब्ध करवाएगा कि ग्राम पंचायतों के संगठन एवं विकास हेतु राज्य उन्हें क्या करेगा बच्चों? अधिकार उपलब्ध करवाएगा। और ये अनुच्छेद 40 से ही हमने 73वां संविधान संशोधन किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये गांधी जी के ग्राम स्वराज्य से संबंधित है, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ये गांधीयन फिलोसफी से संबंधित है। कल इससे पूर्व के वीडियो में मैंने अलग अलग करके सारे नीति निर्देशक तत्व बताए हैं, कुछ सामाजिक भी है, कुछ गांधीवादी भी है, कुछ मिश्रित हैं, कुछ अलग हैं। तो सारे मैंने पूर्व के वीडियो में बता दिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के नीति निर्देशक तत्वों का एक परिचय नामक आपको वहां पर मिल जाएगा वीडियो, और उसमें से आप लोग देख लें। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन एवं विकास की बात करता है। और ध्यान रखेंगे गांधी जी के दर्शन से संबंधित है। और ये ग्राम पंचायतें जो ग्राम स्वराज्य का एक साकार रूप है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, 40 ध्यान रखेंगे। अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से संबंधित। अनुच्छेद 41 भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है 41, जरा हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 इस बात का उल्लेख करता है कि देखो कुछ दशाओं का उल्लेख कर रखा है, कुछ दशाओं में, साथ ही राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के भीतर, ऐसा नहीं है कि आर्थिक सामर्थ्य से बाहर चला जाए, नहीं, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, ध्यान रखेंगे आप। तो कुछ दशाओं में राज्य आर्थिक सामर्थ्य के भीतर बच्चों क्या करेगा? काम, मजदूरी और लोक सहायता, 3 शब्दों को ध्यान रखेंगे आप। बहुत बढ़िया प्रश्न भी यहाँ से इस प्रकार इन शब्दों से पूछ लिया जाता है, आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। तो काम, मजदूरी और लोक सहायता का प्रबंध करेगा, ये भी बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है बच्चों कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 काम, नंबर 2 मजदूरी, और नंबर 3 क्या लिखा हुआ है बच्चों? लोक सहायता। अनुच्छेद 41 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य कुछ दशाओं में, दशा भी मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा, पोजीशन बदलना चाहिए, कुछ दशाओं में क्या करेगा?
काम की व्यवस्थाएं करेगा, मजदूरी की व्यवस्थाएं करेगा और लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य। लेकिन कैसे? आर्थिक सामर्थ्य के भीतर, जिस प्रकार उसके पास पैसे, सिस्टम है, बजट है, उनके भीतर रह करके ही करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन सी दशाएं हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे बुजुर्ग। इसमें कौन कौन आते हैं? बुजुर्ग आते हैं। बुजुर्ग के बाद इसमें आते हैं बच्चों बीमार व्यक्ति, बीमार, इनकी भी राज्य सहायता करेगा। इसके बाद एक और शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा बेकार, और बेकार के बाद एक और शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा निशक्ति। और निशक्तों के लिए आजकल एक नया शब्द दे दिया गया सरकार ने, जिसको हम कहते हैं दिव्यांग। तो जरा आप लोग ये ध्यान रखेंगे, कुछ दशाओं में दशा आपकी बदलना चाहिए। दशा आपकी कैसे बदलेगी कि अभी आप जवान हो, लेकिन धीरे धीरे आप बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े आपके पास बीड़ी सिगरेट के भी पैसे नहीं रहेंगे, आपके बेटे आपको पैसे नहीं देंगे। तो बच्चों उस वक्त क्या होगा कि सरकार आपके वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ कर देगी। सरकार आपके क्या कर देगी बच्चों? वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ कर देगी। तो ये वृद्धावस्था पेंशन भी कौन से अनुच्छेद के तहत दी जा रही है? अनुच्छेद 41 के तहत। क्योंकि कुछ दशाओं में दशा आपकी परिवर्तन हो गई, पहले आप यंग थे, अब ओल्ड हो गए, इसी स्थिति में आपको वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। मजदूरी, जो बेकार व्यक्ति हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बेकारों के लिए महात्मा गांधी महानरेगा योजना जो हमारी सरकार ने चला रखी है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि महानरेगा जो चला रखी है, कौन से अनुच्छेद के तहत चला रखी है? इसी के तहत चला रखी है। काम, मजदूरी और लोक सहायता भी करेगा, इनकी काम मजदूरी की। और तीसरा जो शब्द है बच्चों निशक्त, इनके लिए क्या करते हैं? निशक्तों के लिए आपको पता होगा पेंशन जो दी जाती है, ये भी किसके अंतर्गत दी जाएगी बच्चों? ये भी इसी के अंतर्गत दी जाएगी। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिव्यांगों के विषय में, निशक्तों के विषय में प्रावधान किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 आपको काम देगा, आपको मजदूरी देगा, आपकी लोक सहायता की व्यवस्था करेगा कौन? राज्य। लेकिन कितनी दशाओं का उल्लेख कर रखा है यहाँ पर, यह शब्द आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन्हीं का ही तो प्रश्न बनता है जो गलत हो जाता है। बुजुर्ग, बीमार, बेकार और निशक्त, यहाँ पर 4 पोजीशनों का उल्लेख कर रखा है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा योजना और पेंशन से संबंधित जो इनकी जो सहायता की जाती है निशक्तों से संबंधित, वह सब किस में? 41 में। तो इसका एक बार आप ले लें। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ है, जरा हम लोग ये भी देख लेते हैं। अपने आप में बहुत बढ़िया अनुच्छेद है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बस आपको आनंद लेकर के पढ़ना है। आप बच्चों सफल उसी कार्य में होंगे जिसको करने में आपको मजा आता है। अगर आप अभी को पढ़ने में मजा आ रहा है आपको, तो निश्चित ही आप सफलता के नजदीक हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही हम बातचीत कर लेते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 क्या कहता है, जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, काम की न्याय संगत, अभी जो आपको काम दिया था अनुच्छेद 41 में, उस काम की न्याय संगत एवं मनोवांछित व्याख्या की गई है। न्याय संगत एवं मनोवांछित व्याख्या की गई है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में काम की न्याय संगत एवं मनोवांछित व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 में बच्चों काम की न्याय संगत एवं मनोवांछित क्या की गई है? व्याख्या की गई है। साथ में आप इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे, इसी अनुच्छेद में प्रसूति सहायता का प्रबंध करना राज्य का दायित्व होगा। प्रसूति सहायता का प्रबंध करना राज्य का क्या होगा बच्चों? दायित्व होगा। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 में कर रखा है। जरा हम देख लेते हैं राज्य ने इसके बाद क्या किया। कोई भी सरकारी महिला है तो उसके लिए मातृत्व अवकाश, यहाँ से भी बहुत बढ़िया आप लोगों का प्रश्न हो सकता है। मातृत्व अवकाश, और मातृत्व अवकाश कितने दिन का दिया जा रहा है बच्चों? 180 दिन का। और ये भी कैसे मिलेगा? सवैतनिक। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मातृत्व अवकाश कितने दिन का है? 180 दिन का सवैतनिक। और वर्तमान में बच्चों पितृत्व अवकाश कितने दिन का है? तो अनुच्छेद 42 के तहत पितृत्व अवकाश दिया जा रहा है
15 दिन का, वो भी कैसा, सवैतनिक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था बच्चों भारतीय संविधान का आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत एवं मनोवांछित व्याख्या की गई है। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे प्रसूति सहायता का प्रबंध करना राज्य का दायित्व होता है। आप लोगों को पता होगा कि आज जब आप हॉस्पिटल में गए होंगे कभी कभी जनाना हॉस्पिटल में, तो मेरे ख्याल से इतनी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितनी सहायता होती है, जितनी व्यवस्थाएं होती है, उतनी प्राइवेट में नहीं हो पाती है, क्योंकि इनका एक दायित्व होता है और सरकार ऐसा कर भी रही है। पितृत्व अवकाश 15 दिन का और मातृत्व अवकाश 180 दिन का, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सवैतनिक। अब हम बच्चों बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 की, गांधीयन फिलोसफी से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी चाहते थे कि लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, और ऐसा ही संविधान सभा के सदस्यों ने किया। गांधी जी के दर्शनों को इसमें लिखा है, जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी चाहे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके दर्शन संविधान में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य लघु उद्योग, ध्यान रखेंगे आप, राज्य लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। राज्य लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को क्या देगा बच्चों, बढ़ावा देगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभी कई सारी योजनाएं भी सरकार चला रही है। साथ में आप लोगों को पता होगा कि आपको पैसे भी, लोन भी दिया जा रहा है इनके लिए। अनुच्छेद 43 के या 43A जरा आप लोग देख लेंगे। अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43A क्या कहता है? अगर 43A है तो निश्चित ही जोड़ा गया है। और आप लोग ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 43A जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 43A में क्या लिखा हुआ है आप साफ रूप से ध्यान रखेंगे बच्चों, उद्योगों के प्रबंध में, इन उद्योगों के मैनेजमेंट में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भूमिका, उद्योगों के प्रबंध में क्या की गई है? कर्मचारियों की भूमिका निश्चित की गई है, कर्मचारियों की भूमिका निश्चित की गई है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भूमिका निश्चित की गई है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भूमिका क्या की गई है बच्चों? निश्चित की गई है। कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 43A में। और अनुच्छेद 43A कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा। और इसमें इन उद्योगों के मैनेजमेंट में, इन उद्योगों के प्रबंध में हमारे कर्मचारियों की भूमिका निश्चित की गई है। अब हम अभी हाल ही में एक और इसमें जोड़ दिया गया है बच्चों, अनुच्छेद 43 भी, जरा हम इसकी भी बातचीत कर लेते हैं। अनुच्छेद 43 भी बच्चों 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया है। बहुत बढ़िया नॉलेज हो सकती है, ध्यान रखेंगे आप, और यहीं से प्रश्न बन भी सकता है। अनुच्छेद 43B में क्या उल्लेखित है? इन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कहा, और इनके लिए 1904 के अंदर हमारे यहाँ पर बिनाई अजमेर में सहकारी उद्योगों की स्थापना की गई थी। सहकारी समिति की, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई थी 1904 बिनाई अजमेर के अंदर। और बच्चों उन्होंने काफी विकास किया, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो काफी बड़ी और धीरे धीरे बढ़िया लोगों ने उनसे जुड़ना प्रारंभ किया और उनको फायदा हुआ। तो तुरंत हमने 2012 में क्या किया? 43वें संविधान 43B में 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 43B ऐड कर दिया। और इसमें सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारी उद्योगों की स्थापना, ध्यान रखेंगे, सहकारी उद्योगों की स्थापना करना राज्य का दायित्व होगा। सहकारी उद्योगों की स्थापना करना राज्य का क्या होगा बच्चों? दायित्व होगा। ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 43B में। तो बच्चों जरा आप लोग इसका भी ले लें। अब हम पढ़ते हैं कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता, जिसे आप लोग इंपोर्टेंट कर लेंगे और मेरे साथ अभी ही याद कर लेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है, जरा हम लोग देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बात बताता है, समान सिविल संहिता के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होगी। वो कैसे होती है वो आपको मैं बताता हूँ। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए क्या है बच्चों? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होगी। तो कॉमन सिविल कोड की अगर हम बातचीत करते हैं तो क्या भारत में ऐसा है क्या? ये आप लोगों को मैं बता दूं।
भारत में कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी उन सभी के लिए नियम एक ही है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, समान सिविल संहिता का मतलब यूं है कि कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ सिख है, तो इन सभी के लिए संविधान एक है, संवैधानिक नियम एक है, लेकिन फिर भी जो समान सिविल संहिता का प्रावधान है ये नीति निर्देशक तत्वों में है, और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। और इस बात को उस वक्त उस समय के अंदर संविधान सभा के सदस्य समझ गए थे। संविधान सभा के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के भी व्यक्ति सम्मिलित थे, दूसरे धर्म के भी व्यक्ति सम्मिलित थे, और सभी ने ऐसी बातें की। तो इनके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, समान सिविलता के तहत कुछ बातें जो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखनी है, विवाह से संबंधित नियम। विवाह के बाद ध्यान रखेंगे तलाक से संबंधित नियम, और तलाक के बाद गोद से संबंधित नियम। ये भी किसी को गोद ले तो उससे संबंधित नियम आप लोगों को ध्यान रखना है। और गोद के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकारी। गोद का मतलब आप एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, उत्तराधिकारी से संबंधित नियम। तो ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग हो सकते हैं। भारतीय संविधान का 44 तो ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होगी, लेकिन यहाँ पर विवाह से संबंधित, गोद लेने से संबंधित, तलाक से संबंधित और उत्तराधिकारी से संबंधित अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम हो सकते हैं। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। समान सिविल संहिता में सभी के लिए बराबर होता है। केवल भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से समान सिविल संहिता है, उसका नाम है गोवा। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी इस मैटर पे भी हम बातचीत करेंगे गोवा पर, तो आपको मैं पूरा एक वीडियो दूंगा। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर पूर्ण रूप से समान सिविल संहिता है वो क्या है, गोवा। हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से समान सिविल संहिता नहीं है अन्य राज्यों में, क्योंकि विभिन्न धर्मों के अलग अलग धर्मों के अंदर विवाह से संबंधित अलग नियम, गोद से संबंधित अलग नियम, तलाक से संबंधित अलग नियम और उत्तराधिकारी से संबंधित अलग नियम हो सकते हैं। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक मामला था बच्चों जिसका नाम था शाहबानो। ध्यान रखेंगे आप, शाहबानो। और ये शाहबानो कहाँ की थी, ये शाहबानो थी मध्य प्रदेश एमपी की। और इस शाहबानो के जो पति थे वो बहुत बड़े फेमस वकील थे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने क्या किया कि काफी सारी उम्र में 65-70 वर्ष की आयु के अंदर इस शाहबानो को क्या दे दिया बच्चों, तलाक दे दिया। ध्यान रखेंगे आप, इस शाहबानो को क्या दे दिया, तलाक दे दिया। ऐसी स्थिति में शाहबानो ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया, और कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट ने क्या कहा जरा आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो हम तलाक के नियम को देखें तो तलाक में मिद्दत की अवधि तक आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि तलाक में क्या होता है बच्चों, इद्दत की अवधि। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण देने का अधिकार होता है। ध्यान रखेंगे आप, मुस्लिम या इस्लाम धर्म की अगर हम बातचीत करते हैं और एक तरफ समान सिविल संहिता की हम बातचीत करते हैं, तो इस्लाम धर्म ये कहता है कि अगर आप किसी को तलाक दे देते हैं, तलाक 3 प्रकार के होते हैं वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप तलाक दे देते हैं तो उस तलाक के अंदर आप इद्दत की अवधि तक ही उसे भरण पोषण की राशि देंगे। और बच्चों ये इद्दत की अवधि मत कितने दिन की होती है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये होती है 3 महीने की, 90 दिन की, 90 से 100 दिन इद्दत की अवधि होती है। और इन्हीं दिनों के लिए वो इसकी भरण पोषण राशि दे सकता है, बाद में नहीं दे सकता। इधर शाहबानो 65-70 वर्ष की है, इसके 4 पुत्र और हैं, और आप ऐसी स्थिति में इसे छोड़ दिया गया तो कहाँ जाए, इसने सीधी न्यायालय में गई, और न्यायालय में गई तो कोर्ट ने इसका आदेश सुनाया कि नहीं, शाहबानो को भी हिंदू महिलाओं की भांति क्या है, भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लंघन चाहिए। और समान सिविल संहिता के तहत इस शाहबानो वाले मामले में इसे भी भरण पोषण का ऑर्डर कर दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, ये भरण पोषण कब तक दिया जाएगा, तब तक वह पुनः विवाह नहीं कर ले। पुनः विवाह नहीं करने तक इन्हें क्या दिया जाएगा, भरण पोषण दिया जाएगा। अभी अभी आप बातचीत कर रहे थे तलाक के विषय में, तो आप लोग तलाक की भी अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों तलाक ए हसन,
कितने प्रकार के जो तलाक हैं सारी हम बातचीत करते हैं। तलाक ए हसन। नंबर 2 का जो तलाक होता है बच्चों वो होता है तलाक ए हसन। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे तलाक ए मिद्दत, तलाक ए बिद्दत, ये वाला भी आप ध्यान रखेंगे, तलाक ए बिद्दत। और ये जो सबसे बिगड़ा हुआ रूप है मुस्लिमों में, तलाक का जो सबसे बिगड़ा हुआ रूप है वो है बच्चों तलाक ए बिद्दत। और तलाक ए बिद्दत में क्या होता है कि हम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी, हम मेल करके भी, हम व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी, या हम डायरेक्ट 3 बार तलाक 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 बोल करके भी इसे अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में गुस्सा आना स्वाभाविक होता है बच्चों मानव को, और मानव को गुस्सा आते ही अपनी पत्नी से तलाक 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 बोल दे और वो उसे छोड़ देता है। वह रहना वापस साथ चाहते हैं लेकिन इनके नियमों के कारण वो उसे छोड़ चुका होता है। और ऐसा ही एक मामला कोर्ट में आया तो सन 2017 में इसे चैलेंज किया और 2017 में इसे गैर न्यायिक घोषित कर दिया था। तलाक ए बिद्दत को समाप्त कर दिया था, 3 तलाकों का मामला समाप्त कर दिया था बच्चों। ये भी किसके तहत किया? ये भारतीय संविधान के कॉमन सिविल कोड की बात है, समान सिविल संहिता की ही बात है। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 की। निश्चित ही बच्चों आपके बातचीत समझ में आ रही होगी क्योंकि सारी तमाम तरह की परीक्षाएं आप लोग देंगे, कुछ रिट की देंगे, कुछ पटवार की देंगे, कुछ पुलिस की देंगे, तो कुछ आप में से बड़ी बड़ी आरएस जैसी परीक्षाएं भी देंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर सारी बातें करना जरूरी है। तो हम अब बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 की। जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 45 अपने आप में बहुत बढ़िया अनुच्छेद है, बहुत अच्छे से आप लोग समझना। काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप सब जानते भी हैं, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ध्यान रखेंगे आप, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष के बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा राज्य। 0 से 6 वर्ष के व्यक्तियों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा बच्चों? राज्य करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। और ये उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? राज्य करता है, क्योंकि राज्य सरकारों की समस्त या सरकार की समस्त योजनाएं क्या कहलाती है? नीति निर्देशक तत्व। तो बच्चों यहाँ पर क्या पहले पूर्व में 0 से 6 लिखा हुआ था क्या? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख लिखा हुआ था क्या? नहीं, यहाँ पर पहले लिखा हुआ था 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के बारे में। लेकिन हमने क्या किया बच्चों, इसके तहत आप लोग ध्यान रखेंगे, हमने एक संविधान संशोधन किया था, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने क्या किया कि इस 6 से 14 वर्ष के बालकों को यहां से हटा करके हम कहां पर ले गए? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ले गए और वहां पर उसे क्या बना दिया गया बच्चों? अधिकार बना दिया गया। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का 45 खाली हो गया, निरसित हो गया, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो तुरंत 2002 में इसमें क्या किया गया? वापस 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का अधिकार राज्य के पास होगा, राज्य का दायित्व होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके तहत आंगनबाड़ी संस्थानों की स्थापना की गई। जरा आप लोग ये भी ध्यान रख लेंगे, आंगनबाड़ी जो शिक्षा होती है बच्चों, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होती है। अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 से संबंधित। भारतीय संविधान का आर्टिकल 46 क्या कहता है, जरा हम ये भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 46 ऐसे कहता है कि देखो, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एवं अन्य कमजोर वर्ग के, जो कमजोर है, अन्य कमजोर वर्ग के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था, बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा बच्चों? राज्य करेगा। तो जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 46
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के जो बालक है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस बात का उल्लेख कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 46 में। लेकिन राज्य नहीं करे तो हम इनके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनको न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 47। यहाँ से आप लोगों के बहुत बढ़िया प्रश्न तैयार होते हैं। सबसे पहले इसको डायरेक्ट आप लोग क्या कर लीजिए, इंपोर्टेंट कर लीजिए। और मैं अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के विषय में कि अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 47 में 2 आधारों का उल्लेख है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 47 की अगर हम बातचीत करें तो आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 47 को कि इसमें राज्य के प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख कर रखा है। यहां से आप लोगों का प्रश्न गलती करवाएगा वह कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख कहां पर कर रखा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख आप फटाफट भाग 4 के कर्तव्यों में चले जाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, राज्यों की जो प्राइमरी ड्यूटीज होगी, राज्यों के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लेखित है। ध्यान रखेंगे आप, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य कहां पर उल्लेखित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में। और अनुच्छेद 47 में राज्य के क्या क्या प्राथमिक ड्यूटीज है जरा आप लोग वो भी देख लेंगे। प्राथमिक इनका जो पहला तो कर्तव्य होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनके जीवन स्तर में सुधार करेगा। ये राज्य की प्राथमिक कर्तव्य है कि राज्य के लोगों के जीवन स्तर में क्या करेगा बच्चों? सुधार करेगा। जीवन स्तर में सुधार के बाद नंबर 2 आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनके पोषार का ध्यान रखेगा, पोषार में वृद्धि करेगा, इनके पोषण का पूरा ध्यान रखेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नंबर 3 में इनके स्वास्थ्य वर्धन संबंधी योजनाएं चलाएगा, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि निम्न में से राज्य के प्राथमिक कर्तव्य नहीं है या प्राथमिक कर्तव्य है तो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, उनके लिए इनके स्वास्थ्य योजनाएं चलाएगा, इनके पोषार का इनका भी विशेष ध्यान रखेगा। आर्टिकल 47 का 2 क्या कहता है? मादक पदार्थों का सेवन निषेध है। लेकिन ध्यान रखेंगे अभी कई सारे मादक पदार्थ चल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। मादक पदार्थों का सेवन क्या कर दिया गया? निषेध कर दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन ये किस में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 47 में। और आप लोगों को पता है कि ये राज्य के ऊपर निर्भर करते हैं। अब मैं कुछ बहुत बढ़िया बातें आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। सबसे पहले तो एक स्कूल में मिड डे मील दोपहर के भोजन की योजना चल रही है बच्चों, और इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। लेकिन इसे प्रारंभ करने का जो मूल आधार है, अनुच्छेद है, वो कौन सा है? 47। क्योंकि पोषार में तथा इनके स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए जो दूध पिला रहे हैं, दूध वाली योजना भी किससे संबंधित है? 47 से। मादक पदार्थों से संबंधित सरकार ने एक योजना चलाई है बच्चों, वो उसको आप ध्यान रखेंगे। आरएस की परीक्षा में पूछा गया है कि नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? तो नया सवेरा योजना, और नया सवेरा योजना भी इसी के तहत चलाई गई है। और इसमें बच्चों डोडा जो अफीम की खोल होती है, इन डोडा खाने वाले व्यक्तियों के डोडा, केवल डोडा मात्र से, ना शराब ना अफीम। ध्यान रखेंगे आप, आरएस की परीक्षा में शब्द दिए और इसमें एक तरफ डोडा दे रखा था, लास्ट में उपयुक्त सभी दे रखा था। तो सभी लोगों ने उपयुक्त सभी किया, बहुत सारे लोगों ने, जबकि सेपरेट किससे संबंधित था? केवल डोडा से, पोस्ट से संबंधित था। तो ऐसे व्यक्तियों को, डोडा खाने वाले व्यक्तियों के ये डोडा छुड़ाने के लिए नया सवेरा योजना जो सरकार ने चलाए, इसके तहत जयपुर में एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है जहां व्यक्ति को एडमिट करके इसे छुड़ाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 की। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 की तरफ, अनुच्छेद 48 की तरफ। जरा वो क्या कहता है उसे भी हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 बहुत बढ़िया अनुच्छेद है। अनुच्छेद 48 यूं कहता है कि राज्य क्या करेगा? कृषि एवं पशुपालन को। देखो, राज्य क्या करेगा? कृषि एवं पशुपालन को, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करवाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से करवाएगा। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में करवाएगा।
ये भी आप लोगों को पता रखना है कि जो भारत हमारे जो राज्य होंगे, हमारी जो सरकारें होंगी, वह कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से करवाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, पशुपालन और अनुच्छेद 48 में आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पालतू पशुओं का वध बलि देना निषेध कर दिया गया है। और खासकर आप लोगों से पूछा गया है परीक्षा के अंदर कि गो हत्या का निषेध किसमें किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 48 कभी आता है, लेकिन वहां पर इस बात का उल्लेख नहीं है। वहां पर 48 क में क्या है बच्चों, पर्यावरण एवं जीव जंतुओं का उल्लेख है, पालतू पशुओं का नहीं है। और गाय तो हमारी माता है, पालतू पशु हम इसे पालते हैं, इसलिए गो हत्या का निषेध जो किया गया है अनुच्छेद 48 में किया गया है। गाय के मांस के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बीफ, और इस पर भी रोक लगा दी गई, किसके लिए, 48 के तहत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 48 के आप लोग वापस वही ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसी के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 के सेट किया गया है। और 48 के में क्या लिखा हुआ है, देखो, राज्य क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। पर्यावरण का क्या करेगा, संरक्षण करेगा, साथ में पर्यावरण का संवर्धन भी करेगा, पर्यावरण को बढ़ाएगा भी सही, एवं जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, एवं जीवों की भी क्या करेगा, वन्य जीवों की भी रक्षा करेगा। वन्य जीवों की रक्षा का दायित्व भी किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 की। पुनः देख लेंगे 48 में कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से करवाएगा, वर्तमान में हो रहा है। और इसी के तहत गो हत्या निषेध कर दी। गाय के मांस के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है बीफ। 48 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, और इसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की, ये भी आप ध्यान रखेंगे, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा सुरक्षा का दायित्व भी किसका है, 48 के तहत राज्य सरकारों का है। अब हम बातचीत कर रहे हैं बच्चों भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 की, जहां से निश्चित ही प्रश्न पूछे गए हैं कई सारी परीक्षाओं में। 49, 50 और 51 तीनों ही अनुच्छेद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 में से प्रश्न आता जरूर है, अगर वो नीति निर्देशक तत्वों में से प्रश्न देता है तो। आर्टिकल 49 जरा क्या कहता है आप लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो हमारे हेरिटेज पहले से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा रक्षा सारा का सारा दायित्व किसका है, इनकी सुरक्षा करना, साथ में इनके विकास का दायित्व सब किसका है, सरकार का है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, उन सभी की सुरक्षा करना, उनका विकास करना किनका दायित्व होगा, राज्य सरकार का दायित्व होगा, सरकारों का दायित्व होगा। इस बात का उल्लेख कहाँ पर कर रखा है, आर्टिकल 49 में। अब जरा हम देख लेते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 50, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 इस बात का उल्लेख करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि न्यायपालिका को, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है यहाँ पर, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। न्यायपालिका को बच्चों क्या किया गया है, कार्यपालिका से अलग किया गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। कहाँ पर किया गया है, कई बार पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है, अलग किया गया है। जरा हम इसे समझ लेते हैं, जरा क्या है बातें, ये कई सारे बच्चों की समझ में नहीं आई होगी। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। बच्चों हमारे यहाँ पर अगर हम सेपरेट राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीकानेर ऐसी रियासत है, और बीकानेर रियासत ने सबसे पहले उनकी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया था। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का जो सजेशन हमें मिलता है, जो सुझाव हमें मिलता है, जो प्रावधान हमें मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में। और बच्चों ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 आता है किसके अंतर्गत है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है। और बच्चों ये है क्या, इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है।
हम इनका हनन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते, इनको चुनौती नहीं दे सकते। तो आप लोगों को पता होगा कि आज भी जिला कलेक्टर को डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जिला कलेक्टर साहब एक तो कार्यपालिका, जो हमारा यहाँ पर जो कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका के डायरेक्टर हैं जिले लेवल पर, साथ में न्यायपालिका के भी हैं, ध्यान रखेंगे, उनको डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। जबकि यहाँ पर क्या कर रखा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर रखा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, उनको एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास भी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही शक्तियां हैं। तो बच्चों, ये कई सारे अपवाद हमेशा मिलता है, ये बिल्कुल ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 का उल्लंघन है। लेकिन ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और इनका हनन होने पर हम कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब हम बातचीत करते हैं इनके अंतिम अनुच्छेद। आप काफी देर से ये भी चर्चा सोच रहे होंगे कि सर ने ट्रिक के लिए कहा था, फटाफट से याद करवाएंगे। हम बहुत देर से देख रहे हैं, अभी तक ट्रिक का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अरे जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मेरे साथ पढ़ा है, उनको मैं जरूर याद करवा के जाऊंगा, घबराएंगे नहीं। आर्टिकल 41 जरा ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 51 अपने आप में बहुत बढ़िया अनुच्छेद है और यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार, विदेश नीति का ध्यान रखेंगे आप, विदेश नीति का संवैधानिक आधार आप लोगों से पूछा जा सकता है। विदेश नीति का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो ये विदेश नीति का संवैधानिक आधार जो है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 ही है। और इसमें जरा क्या लिखा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। संवैधानिक आधार, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी गई है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जरूर प्रश्न आता है। अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। मैंने कुछ बताई बिना आप लोगों को ये बता दिया कि ये भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। और आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 51 की हम बातचीत करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले राज्य अंतरराष्ट्रीय संधियों को बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय संधियों को बढ़ावा देगा। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, बढ़ावा देगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय संधियों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। इसके बाद आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है इसी के अंतर्गत कि जो हमारे राष्ट्रीय अन्य राष्ट्रों के साथ, राज्य क्या करेगा बच्चों? अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायोचित व्यवहार करेगा। अन्य राष्ट्रों के साथ क्या करेगा? न्यायोचित व्यवहार करेगा। ऐसा भी कहां पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 51 के अंदर ही लिखा हुआ है। साथ में आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता से सुलझाएगा। अंतरराष्ट्रीय विवाद को बच्चों क्या करेगा? मध्यस्थता से सुलझाएगा। अंतरराष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता से सुलझाएगा, मध्यस्थता से सुलझाएगा। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों, सुलझाएगा। ये थी बात बच्चों किसकी? भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के। अब इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति संधियों को बढ़ावा देगा। अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायोचित संवैधानिक बढ़िया अच्छे व्यवहार करेगा, जिससे हमारे व्यवहार बने रहे। ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कोई भी विवाद होगा तो उनको हम मध्यस्थता से सुलझाएंगे। अब हम लेकर के आते हैं आप लोगों के ट्रिक के बाद, जो आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग वापस से पुनः में रिवाइज करता हूं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 में मतलब वाद हम नहीं कर सकते हैं, वाद योग्य नहीं है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 37 के। और 36 और 37 के बाद अनुच्छेद 38 में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको ऐसी अनुच्छेद 38 से ही मुख्य रूप से हमारे क्या चालू होते हैं? नीति निर्देशक तत्व है। अब नीति निर्देशक तत्वों को याद करने के लिए आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि आपके गांव के अंदर एक सर थे जिनका नाम था करुण सर। और करुण सर पढ़े लिखे थे। आपके गांव में एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में पंच इकट्ठे हो रहे थे और पंचों के सामने
वह करुण सर बोल जाते हैं और पंच उनसे कहते हैं कि भैया तेरी यहाँ पर नहीं चलेगी। और उन्होंने क्या कहा कि काने पंच से प्रश्न ना कर। उन तरुण सर ने क्या कर लिया, इनसे प्रश्न कर लिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक है। काने पंच से प्रश्न ना कर, काने पंच से प्रश्न ना कर, काने पंच से प्रश्न ना कर, शशि का जाप। आप लिख लो आप, शशि का जाप करुण सर करना। नाम क्या था सर का, करुण सर। शशि का जाप करुण सर करना, करुण सर करना। क्या मिलेगी बच्चों, शांति मिलेगी। क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काने पंच से प्रश्न ना कर, शशि का जाप करुण सर करना, शांति मिलेगी। ये आपको याद हो गया तो आपको पूरे के पूरे नीति निर्देशक तत्व याद हो गया, क्योंकि आपने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी देर से आप लोग मेरे साथ हैं, व्याख्यात्मक रूप से आप लोग जान गए। तब अब हम शॉर्ट से देखते हैं। अनुच्छेद 36, 37 आप लोग पढ़ चुके और वास्तविक रूप से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 38 से। कहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, कल्याणकारी। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कल्याणकारी। एक कीवर्ड, एक शब्दों को चोरो, बस एक कीवर्ड सेट कर लो, कल्याणकारी। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लेकिन डायरेक्ट बात तो कल्याण की है, इसलिए डायरेक्ट कल्याण करो पहले से, शुरू से ही अपना। काका मतलब क्या होगा, कल्याणकारी। नेका मतलब निःशुल्क न्याय विधिक सहायता। नेका मतलब निःशुल्क वाला सिस्टम। ठीक, अनुच्छेद 39 में हमने पढ़ा था, बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन अब दिमाग में आ गया सारा ही, क्योंकि इससे याद हो गया। तो अनुच्छेद काका मतलब अनुच्छेद 38 कल्याणकारी, नेका मतलब निःशुल्क न्याय विधिक सहायता 39, पंच का मतलब ग्राम पंचायतें। अनुच्छेद 40 अभी आप पढ़कर के आए, ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, संगठन करेंगे, विकास करेंगे, सारा सिस्टम है। अनुच्छेद इसमें काने पंच शेषे आप लोग ध्यान रखेंगे, शिक्षा, बेकारी व बेकार की अवस्था में इनको शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 41 का संबंध इससे जरा आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि काम की, मजदूरी की, शिक्षा की, इनकी व्यवस्थाएं कर रहा था। कुछ दशाओं में तो शे का मतलब वहां से ध्यान रख लेंगे। प्रश्न का मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 42 वो प्रसूति वाला मामला, और प्रसूति से आप लोग सब ध्यान रख ही लेंगे कि अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का प्रबंध है, काम के न्याय संगत मनोवांछित व्याख्या है, ये सा ध्यान रखेंगे। कर का मतलब 43 में क्या है बच्चों, कर्मकार। कर का मतलब कर्मकार, कर्मकार का मतलब काम करने वाले व्यक्तियों के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाएगा। कर्मकार काम करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाएगा। स का मतलब बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 44 स का मतलब समान, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है, 44 में स से सेट कर लेंगे। शी का मतलब बच्चों ध्यान रखेंगे शिक्षा, और अनुच्छेद 45 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख है, आप बात समझ ही गए। अनुच्छेद 46 में आप ध्यान रखेंगे जासे जाति, एसटी, एसी और कमजोर वर्ग के जातियों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, ऐसा अनुच्छेद 46 में जासे जाति ध्यान रख लें। और प से बच्चों ध्यान रखेंगे पोषार, ये राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों से संबंधित आ गया, जो अनुच्छेद 47 में हमने पढ़ा। पोषार की इनकी सारी व्यवस्थाएं, प से क्या ध्यान रखेंगे, पोषार। और कैसे बच्चों ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 48 कृषि, कैसे क्या होता है कृषि, और नए किस में आता है पर्यावरण में, तो ये हो गया 48 के पर्यावरण का संरक्षण वगैरह वगैरह। और 48 में कैसे क्या हो गया कृषि, नए किस में आता है पर्यावरण में, तो ये क्या हो गया पर्यावरण का संरक्षण। सर से ध्यान रखेंगे आप स्मारक, और स्मारक किस में आते हैं 49 में। स्मारक किस में आते हैं रे बच्चों 49 में। कैसे कार्यपालिका, न से न्यायपालिका, दोनों को अलग अलग किस में किया 50। और शांति तो आपको ध्यान ही, अंतरराष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में आपको भी मिली होगी परम शांति, क्योंकि अब आपको क्या हो गए हैं याद। तो ये थे बच्चों आपके नीति निर्देशक तत्व, निश्चित ही आपके समझ में आए होंगे। अगर नीति निर्देशक तत्वों से कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, आप लोगों के प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके सब उत्तर दूंगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आपको अलग अलग वीडियो प्राप्त हो सके।